हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्लास में करेंगे और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का निचोड़ है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा और पिछले परीक्षाओं में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो अंत तक देखना है, बिना स्किप किए हुए हर एक क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक यानी जो सभी में घुल जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। पानी जो होता है साथियों, ये सार्वत्रिक विलायक होता है। पानी की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। और देखिए, H2O यानी ये साधारण पानी, जिस पानी का हम सेवन करते हैं, इसका अणुभार होता है 18, याद रखना, पूछा जाता है। और एक होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं भारी जल, और इसका अणुसूत्र होता है 20, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? निम्नलिखित में से, यानी ये जो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, इनमें से किस में सबसे प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में प्रोटीन आपको दिख रहा है। तो साथियों, प्रोटीन में प्रचुरता में या प्रचुर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वैसे फास्फोरस सबसे अधिक मात्रा में हड्डी में पाया जाता है, बोन्स में, याद रखिएगा, बोन, हड्डियों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस एक ट्रिक है, ओ मीना कल काजल लगाना। मैं आपको अगली क्लास में इसको डिफाइन करूंगा, नहीं तो अभी लंबा हो जाएगा। तो उस ट्रिक से आपको सारे जो है ना हरित गृह गैस यानी साथियों जो आपके ग्रीन हाउस गैस हैं उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर बात करें हरित गृह गैस की यानी ग्रीन हाउस गैस की, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन यानी CH4, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस ही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैस किसे कहते हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग में सहायता होता है, यानी वायुमंडल में तापमान में वृद्धि को दर्शाता है, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो देखिए, इनमें से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो कांच। आपने पढ़ा होगा लेड, Pb। देखिए, कांच जो होता है इसको अतिशीतित द्रव माना गया है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पता है तो आज के बाद याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। इनमें से वह कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? तो साथियों देखिए, उर्वरक में हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो वो उर्वरक बनेगा ही नहीं। लेकिन क्लोरीन जो है ना साथियों, क्लोरीन, ये उर्वरक में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? अब आपने पढ़ा होगा कि शुद्ध सोना जो होता है, प्योर गोल्ड, वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन हीरा का जो 1 कैरेट होता है वो कितने मिलीग्राम का होता है? तो देखिए, हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है साथियों, याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 मिलीग्राम का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें याद रखना। कैरेट जो है ना, कैरेट में सोने को क्या मापा, सोने की शुद्धता को कैरेट से मापा जाता है। और हीरे में क्या होता है कि हीरे में कैरेट से उसका वजन मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड प्राय किस प्रकृति के होते हैं? अब देखिए, जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो किस प्रकृति के होते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, क्षारीय होते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? इनमें से कौन सा आग बुझाने वाला गैस है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्निशमक के रूप में यानी आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए, इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O,
ये नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस भी होता है, याद रखिएगा, और ये हंसाने वाला गैस है, लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सूर्य में होता है। अब देखिए सूर्य जो है सन, सूर्य में क्या कौन कौन सा रसायन होता है या कौन सा रसायन होता है? तो देखिए सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम दोनों ही होता है। देखिए हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 71% और इसमें हीलियम पाया जाता है 29% सूर्य में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है या पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा तत्व है जो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में होता है? तो देखिए करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये प्रचुर मात्रा में 65 से 70% तक मानव शरीर में पाया जाता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है रबड़ के बल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, या रबड़ के बल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है इनमें से क्या? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सल्फर। सल्फर को ही हम गंधक बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको रबड़ के बल्कनीकरण में मिलाया जाता है, यानी रबड़ को मजबूत करने के लिए उसमें सल्फर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? तो साथियों ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी विमंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, राइट आंसर है हाइड्रोजन। देखिए ये जो हाइड्रोजन गैस है ना साथियों, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम, ठीक है। यानी आइसोटोप की संख्या, समस्थानिक की संख्या 3 होता है हाइड्रोजन में, याद रखिएगा। और देखिए हाइड्रोजन जो होता है ना ये साथियों कम तापमान पर यानी न्यूनतम तापमान पर ये द्रव यानी लिक्विड में बदल जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑटोमोबाइल यानी मोटर कार के द्वारा कौन सा प्रदूषण निकलता है? सिंपल सा क्वेश्चन है CO, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बीज संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो याद रखना बीज संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो साथियों अवशिष्ट क्लोरीन, याद रखिएगा अवशिष्ट क्लोरीन इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O लाफिंग गैस जो होता है ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अगला है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो देखिए जल का सबसे शुद्ध रूप होता है साथियों रेन वाटर यानी वर्षा का जल। बारिश के समय जो पानी गिरता है वही सबसे शुद्धतम जल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का यानी अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, माफ करना सल्फ्यूरिक एसिड का। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र आप सभी को पता होगा H2SO4, है ना, क्या होता है H2SO4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इनमें से जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है वो आपको छांटना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और ये सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा अपना योगदान देने वाली गैस है, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला है मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारों में, मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस को भरा जाता है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है हीरा और ग्रेफाइट ये क्या होते हैं? तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट ये तो साथियों कार्बन के अपरूप होते हैं ना, कार्बन के ही अपरूप हैं, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग जिसको हम C14 बोलते हैं, तो C14 यानी कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाते हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्मों का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? अच्छा, माचिस का जो तिल्ली होता है ना, दिया सलाई की नोक वही बोला जा रहा है। माचिस की तिल्ली में क्या रहता है? तो भाई फास्फोरस होता है। लेकिन कौन सा फास्फोरस होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। राइट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? देखिए हीरा जो होता है ना, हीरा का खनिजीय बनावट क्या होता है? तो देखिए राइट आंसर होगा कार्बन। अभी आपको बताएं कि कार्बन का ही अपरूप होता है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो हीरा, याद रखना। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम जिसको He से संकेत करते हैं, आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पर है, यानी हीलियम का परमाणु संख्या भी 2 है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 है। एक चीज याद रखना, जो भी तत्व हो, कोई भी तत्व हो, उस तत्व में जितने प्रोटॉन की संख्या होगा उसका परमाणु संख्या भी उतना ही होगा। जैसे हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 होता है, इसीलिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 होता है, इसीलिए हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। लिथियम में प्रोटॉन की संख्या 3 होता है, इसीलिए लिथियम का परमाणु संख्या भी 3 होता है। इसी प्रकार से सभी तत्वों का होता है। ठीक है, तो देखिए हीलियम की खोज किसने की थी? तो लोकेयर ने। राइट है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी और हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। याद रखिएगा साथियों, आज का ये क्लास करने के बाद आप जो क्वेश्चन भूल गए हैं ना, बिल्कुल याद हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो देखिए सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों, जिनोन। साथियों जिनोन जो है ना, जिनोन, देखिए जिनोन सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है, इसीलिए जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? तो देखिए ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में होता है ना, समताप मंडल में, यानी इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल जहाँ पर वायुयान वगैरह भी उड़ता है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में ही उड़ता है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में। वहीं पर ओजोन परत भी स्थित है। याद रखना। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो देखिए राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने में जो योगदान है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, USA का। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कठोर जल, देखिए कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो निकाला जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा फिल्टरेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि साथियों सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला जो अक्रिय गैस है वो है जिनोन, और इसीलिए जिनोन को क्या बोलते हैं भाई? तो स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो देखिए ऑर्गन, हीलियम, रेडन और नियॉन, ये चारों नोबल गैस है, लेकिन वह नोबल गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो देखिए साथियों, ऑर्गन भी पाया जाता है, हीलियम भी पाया जाता है और नियॉन भी पाया जाता है, लेकिन रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है, तो फिर याद रखिएगा ऑर्गन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें ऑर्गन को भरा जाता है। ऑर्गन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा, मौसमी विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है?
अभी आपको बताएं कि हीलियम गैस को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे है, यानी अक्रिय गैसों को सबसे पहले किसने खोजा था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों, रैमजे ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, रैमजे। भूपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा एस्टेटिन। एस्टेटिन जो कि भूपट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। अगला है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको कांच में लिखना है तो किस अम्ल का प्रयोग करोगे आप? तो देखिए करेक्ट होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला है मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो देखिए मानव के आमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वह साथियों HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? चलिए HCl आप सभी जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होता है, लेकिन इसका अन्य नाम पूछा है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम होता है म्यूरिएटिक अम्ल। याद रखना म्यूरिएटिक एसिड या म्यूरिएटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो देखिए भविष्य का ईंधन ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों हाइड्रोजन। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो सामान्य किस्म का कोयला होता है साथियों बिटुमिनस। याद रखिएगा जो सबसे अधिक मात्रा में खनन किया जाता है बिटुमिनस कोयला, जिसका प्रयोग हम घरों में करते हैं या कहीं भी करते हैं, जैसे कि कोई उद्योग वगैरह होता है वहाँ पर जो कोयले का उपयोग होता है वो बिटुमिनस कोयला ही होता है। देखिए सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, सबसे 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस। तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम भूरा कोयला भी बोलते हैं। और चौथे नंबर पर आता है पीट। याद रखना। और सबसे सामान्य किस्म का कोयला इनमें से होता है बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर ए। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा उपचयन के द्वारा। खाना पकाने वाला जो तेल है उसको वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो उपचयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार है किसका? तो देखिए भारी जल किसका एक प्रकार है? तो मंदक का। भारी जल यानी D2O, इसका रासायनिक सूत्र तो होता है साथियों D2O और इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्योंकि ये हाइड्रोजन के एक समास्थानिक से मिलकर बनता है। देखिए ये जो ड्यूटेरियम है ये साथियों हाइड्रोजन का ही एक समास्थानिक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन का 3 समास्थानिक होता है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम। याद रखिएगा। और इसका अणुभार होता है 20, ये भी मैंने अभी आपको बताया। तो याद रखिए इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो देखिए सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला पेंसिल का जो लेड होता है वो क्या होता है? तो देखिए पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होता है लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो देखिए ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले और सीले ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रिस्टले ने। देखिए डेवी, हम्फ्री डेवी, डेवी ने किसकी खोज की थी? तो पोटासियम की खोज की थी। याद रखिएगा। और सेफ्टी लैंप का भी आविष्कार किया था हम्फ्री डेवी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो ईंधन मान इनमें से किसका अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर बी। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? तो ज्वलन ताप, ऑप्शन नंबर ए। अगला है श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो याद रखिएगा श्वसन जो है ये मंद दहन है। याद रखिए श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो मंद दहन। नेक्स्ट है भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए जीवाश्म ईंधन कल मैंने जब ईवीएस का जब क्लास आपको कल करवाए थे पर्यावरण अध्ययन का, तब मैंने आपको बताया था कि जीवाश्म ईंधन जिसको हम पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं। और इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है
ये आपको बताना है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन आपका कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और जल गैस भी है, लेकिन नाइट्रोजन जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। अगला है निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है, यानी इनमें से किसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। तो ईंधन के रूप में तो रेडियम का प्रयोग करते हैं, थोरियम का प्रयोग करते हैं और यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, हीलियम का प्रयोग नहीं करते हैं। हीलियम एक नोबल गैस है। तो याद रखिएगा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी हीलियम। निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है। तो भाई कोयला और डीजल से तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से न्यूनतम प्रदूषण फैलता है वातावरण में। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो आग पेट्रोल से लगता है ना, मान लेते कहीं पर पेट्रोल से आग लग गया हो तो उस आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल से जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए झाग वाला अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। राइट है ऑप्शन नंबर सी झाग वाला। वायु से भी हल्की गैस इनमें से कौन सी है। तो देखिए वायु से भी हल्की गैस इनमें से कौन सी है, तो अमोनिया, याद रखिएगा NH3, जो कि एक यौगिक होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो साथियों देखिएगा बॉयल का नियम गैसों से संबंधित है, चार्ल्स का नियम गैसों से संबंधित है, गे लुसाक का नियम भी जो है आपका गैसों से संबंधित है, लेकिन फैराडे का नियम जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए फैराडे का नियम। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा आइसोथर्मल्स। देखिए भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए जो आरेखित चक्र रेखा होती है मैप में याद रखिएगा मैप में, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल्स। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। देखिएगा आदर्श गैस की ऊर्जा मोल की संख्या पर निर्भर करती है साथियों। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी। तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम क्या कहलाता है, या ये किसका नियम है। किसका नियम यह कहता है कि तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो याद रखिएगा अवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। तो साथियों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिएगा उत्प्रेरक की खोज की थी बर्जीलियस ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो देखिए तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत किया था डोबेरेनर ने। राइट है ऑप्शन नंबर सी। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो त्रिक के नियम का प्रतिपादन भी डोबेरेनर ने ही किया था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अष्टक नियम को किसने दिया था। तो साथियों याद रखिएगा न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी निर्माण किया था। तो सबसे पहला आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनवाया था या बनाया था, जो कि 1872 में प्रकाशित हुआ था साथियों, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वही बताना है। अब देखिए साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर में क्या होता है। तो याद रखिएगा डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, याद रखिएगा खाने वाला सोडा, ठीक है। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा, और बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन, यानी फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। तो साथियों आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखिए सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। तो देखिए करेक्ट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम वह धातु है जो कि अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है।
रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? यानी रॉकेट को चलाने में जिस प्रकार के ईंधन का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा साथियों, प्रणोदक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो साथियों अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी होती है? देखिए, अब जो गैस हम घरों में लाते हैं जिससे हम खाना पकाते हैं, एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर ही हम लाते हैं घर में जिससे हम खाना पकाते हैं। तो भाई गैस एजेंसियों के द्वारा जो सिलेंडर में गैस भर के दिया जाता है वो क्या होता है? गैस होता है, ठोस होता है, द्रव होता है या घोल होता है? तो इसको आसानी से जानने के लिए हम एलपीजी का फुल फॉर्म देखेंगे। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो द्रव बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, धातु जो होता है वो विद्युत का धनात्मक होता है और अधातु जो होता है वो विद्युत का ऋणात्मक होता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन ठोस नहीं है? यानी सॉलिड नहीं है। इनमें से कौन ठोस नहीं है? तो पोटासियम भी आपका ठोस है, कि सोडियम भी ठोस है, लेकिन पारा तो ठोस नहीं है साथियों। बिल्कुल, पारा तो द्रव है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारद। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइड। याद रखिएगा, बॉक्साइड का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो याद रखिए हाइड्रेड एल्यूमिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? चलिए देखते हैं। तो भाई देखो, मिश्र धातु नहीं है इनमें से कौन सा? तो पीतल, ये तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। स्टील भी मिश्र धातु होता है, लेकिन तांबा, कॉपर, ये तो सिंगल एलिमेंट है ना, इसका परमाणु संख्या 29 होता है, क्योंकि कॉपर में प्रोटॉन की संख्या 29 होता है। तो तांबा ये मिश्र धातु नहीं है। राइट है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? यानी सबसे खराब चालक विद्युत का। तो भाई स्वर्ण, सिल्वर तो सबसे अच्छा चालक है, लोहा भी अच्छा ही चालक है, लेकिन सीसा जो है ये खराब चालक है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इनमें से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। याद रखिएगा, यूरेनियम। वैसे अगर आपसे पूछे सबसे भारी तत्व कौन सा है तो वो ओस्मियम होता है, लेकिन इनमें से बताना है निम्नलिखित में से, तो यूरेनियम। अगला है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो भाई सीमेंट का मुख्य संगठक इनमें से कौन सा होता है? चूना पत्थर होता है। राइट है ऑप्शन नंबर सी, चूना पत्थर। मानव निर्मित तत्व की पहचान करें, यानी इनमें से कौन सा तत्व है जो मानव के द्वारा निर्मित है? साफ साफ पता चल रहा है यार। देखिए, कैल्शियम ये तो प्रकृति में मौजूद है, कार्बन भी प्रकृति में मौजूद है, सोना भी प्रकृति में मौजूद है, लेकिन कैलिफोर्नियम ये मानव के द्वारा बनाया गया तत्व है, यानी कृत्रिम एलिमेंट, कृत्रिम तत्व है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो देखिए राइट है गैलियम। याद रखिएगा, गैलियम धातु का गलनांक इतना कम होता है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है। अगला है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र मैंने बताया NaHCO3 होता है, और इसका वाणिज्यिक नाम यानी जिस नाम से हम इसका उपयोग करते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए करेक्ट होगा सामान्य लवण यानी साधारण नमक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यानी क्वेश्चन में बोला गया है कि यह किसने कहा था कि कोई भी अम्ल हो उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा, बिना हाइड्रोजन का एसिड यानी अम्ल नहीं बन सकता है। तो ये कहा था हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जैसे कि चलिए देखते हैं, H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल है ना। देखो भाई, इसमें हाइड्रोजन है। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए हाइड्रोजन है ना, यानी बिना हाइड्रोजन का अम्ल नहीं बन सकता है। इस कथन को कहा था हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो देखिए, भस्मों का स्वाद खट्टा होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई थी
या उसका नियम किसने दिया था? तो मोजले ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। याद रखना, सबसे पहला आवर्त सारणी मेंडलीफ ने और आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नियम मोजले ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? आवर्त सारणी में जो प्रत्येक आवर्त है साथियों, ठीक है, उसका जो सबसे अंतिम सदस्य होता है लास्ट वाला, वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? तो प्रत्येक आवर्त का जो पहला सदस्य होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, करेक्ट है एक क्षार धातु। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। अगला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, मोती जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, CaCO3 का। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? तो देखिए, लिथियम भी जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, सोडियम भी बाहर निकालता है ऑक्सीजन को जल के साथ अभिक्रिया करके, और पोटासियम भी जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, लेकिन कैडमियम नहीं करता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर 1 कैडमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो देखिए, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिए, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? साथियों ध्यान दीजिए, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का। राइट है ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड। अगला है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर जो कि एक एलॉय होता है, एक मिश्र धातु होता है, किसका किसका? तो भाई ये देखिए, जर्मन सिल्वर जो होता है साथियों, इसमें क्या नहीं होता है? तो भाई कॉपर, जिंक और निकेल का ये मिश्र धातु होता है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर। इसका नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। अगला, स्टील में कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो देखिए, स्टील में कार्बन का प्रतिशत मात्रा 0.1 से 1.5% होता है। ऑप्शन नंबर ए। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो याद रखिए, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंतिम रूप में या अंततः सीसा में बदल जाता है, वो लेड में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो देखिए, कांच को गहरा नीला रंग अगर देना हो तो उसके लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? तो याद रखिएगा, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषालु धातु होता है साथियों लेड। ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? यानी पीतल किसका मिश्र धातु होता है? अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा और लोहा का, तांबा और निकेल का, तांबा और जस्ता का, या निकेल और लोहा का? इनमें से कोई एक आंसर है, आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होता है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 विथ हाफ H2O, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यहाँ आधा अधूरा नाम दिया हुआ है, लेकिन अगर पूरा नाम देखें ना साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखिएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने करवाए हैं, आप लोग जाइए और सारे क्लासेस को, सारे वीडियोस को जरूर देखिए, ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सको, अपनी एक सीट पक्की कर सको, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो साथियों, नए साथी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।